हेलो दोस्तों, मैं दिवस आपका अपने YouTube चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ आप लोगों को बता दिया था, क्या क्या कि वेग समय ये सब बताया, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां बता दिया था, फिर औसत चाल बताया था, औसत चाल पर न्यूमेरिकल लगवाया था। तो आज की इस क्लास में उसके हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, गति के समीकरण के बारे में, गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और गति का क्या होता है, गति का नियम, उसमें क्या आता है, गति का समीकरण आता है। 3 समीकरण होते हैं गति के, जो कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो गति के समीकरण में सबसे पहले तो गति का समीकरण कितना होता है, 3 समीकरण होते हैं गति के। कौन कौन से होते हैं, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आप लोग इन सारी चीजों से लगभग परिचित होंगे। ठीक है, सारी चीजों से आपको लोग परिचित होंगे। v क्या है, वेग है, u क्या है, वेग है। आपको जब त्वरण पढ़ाया था कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जो अंतर होता है समय अंतराल के अनुसार, उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आप लोगों ने वहां पर u से भी परिचित हो चुके हैं, v से भी परिचित हो चुके हैं, a से भी परिचित हो चुके हैं। a क्या है, त्वरण होता है आपका। s से भी परिचित है आपका, s क्या होता है, सब वो दूरी होती है। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जहां पर u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, s क्या है, दूरी है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें कुछ नोट पॉइंट होते हैं कि क्या कैसे u का मान 0 हो जाता है, कभी v का मान 0 हो जाता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे कुछ दे दिया रहेगा, इसमें एक चीज का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि उसके सेंटेंस में किस तरह से क्या चीजें लिखी हुई हैं, जिससे आपका ये मान निकल आए। ठीक है, तो नोट पॉइंट देखिए, यदि यदि वस्तु विरामावस्था में हो, अगर शुरुआत में, अभी आपको बताया कि u क्या है, प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर शुरुआत में वस्तु विरामावस्था में है, शुरुआत में वस्तु विरामावस्था में है, तो वहां पर u का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उस समय वेग उसमें कुछ नहीं है। तो u क्या है, प्रारंभिक वेग क्या होगा, वहां पर 0 होगा। इसलिए जब वस्तु विरामावस्था में होगी तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। इसको आपको क्वेश्चन में समझना पड़ता है। ठीक है, ये दिया नहीं होता है, इसको आपको ऐसे लिखिएगा, वस्तु विरामावस्था से चल रही है, तो अब सेंटेंस में दिया रहेगा तो विरामावस्था आपको समझ जाएगी। जहां विरामावस्था देखेंगे समझ जाएंगे u बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, यदि वस्तु रुके, अब चल रही है वस्तु ऐसे चल रही है, ऐसे वस्तु चल रही है, वस्तु चलते 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 क्या हुई, रुक गई। यहाँ पर तो कुछ वेग था, लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब अंतिम वेग 0 हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब वस्तु क्या हो रही है, रुक रही है। अंतिम में जाके क्या हो रहा है, वस्तु रुक रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि यदि वस्तु का वेग घटे, यदि वस्तु का वेग घटे या वस्तु क्या करे, रुके। अब जब वस्तु यहां से चल रही है, चलते चलते क्या रुकी, तो आपको एक चीज पता चल गया कि यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, अंतिम वेग क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे अब कार चलती है, कार को जब एक्सेलरेट करते हैं हम, जब कार को हम एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होती है, भागती चलती है, तेज चलती है। जब हम एक्सेलरेशन कम करने लगते हैं उसको, तो क्या होता है कि कार का वेग घटने लगता है। वेग घटने लगता है तो मतलब एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। एक्सेलरेशन जब कम हो रहा है तभी तो वेग घट रहा है। तो एक्सेलरेशन किस में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है ना, माइनस में जा रहा है। इसलिए जब वस्तु का वेग जब 0 हो रहा है, वेग 0 हो रहा है मतलब वेग घट रहा है और वस्तु रुक जा रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन मतलब त्वरण की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। वहां पर त्वरण क्या होगा, त्वरण आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, थोड़ा आपका निगेटिव होगा। ये सब चीजों को, इस तीनों नोट पॉइंट को आप ध्यान में रख के तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और इससे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन भी किस तरह से पूछ सकता है, देखिए कि यदि वस्तु का वेग रुके, यदि वस्तु का वेग घटे या फिर वस्तु रुके, तो वहां पर त्वरण क्या होगा। ऐसे ऑप्शन में दे देगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा, और चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीस दे देगा, या फिर इसमें दे देगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो अब क्या लगाएंगे कि जब वेग घट रहा है और वस्तु रुक रही है तो वहां पर त्वरण क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में था। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दिशा में जब गति हो रही है। ये किस कंडीशन में है, जब क्षैतिज दिशा में गति हो रही है, क्षैतिज दिशा में जब गति हो रही है। ठीक है,
अब क्षैतिज दिशा में गति हो रही है तो उसको तो हम लोग पढ़ लिए इस तरह से जब गति हो रही है। अब जब इस तरह से गति होगी, ऐसे ऐसे गति होगी, ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाए या फिर नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए, तब जो होगा, तब वहां पर जो ये एक्सेलरेशन मतलब त्वरण ए काम कर रहा था, अब वहां पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगेगा। क्या करने लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु जब ऊपर से गिराए थे तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही नीचे गिरती है। हम लोग खड़े हैं पृथ्वी पर, तो क्यों खड़े हैं, गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा तभी हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो क्या होता, फिसल जाते ऐसे गिरते, धाए धाए हो जाता फिर, ठीक है। तो इसकी दूसरी स्थिति जब होगी, जब वस्तु, यहां पर लिख सकते हैं, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करे, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर गति। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करे तो वहां पर क्या काम करने लगता है, गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगता है, ग्रेविटी काम करने लगती है, ठीक है, ग्रेविटी काम करने लगती है। तो अब देखिए, ग्रेविटी जो काम कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण जब काम कर रहा है, उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, सभी जो वस्तुएं होती हैं वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। आकर्षित क्या, जिस त्वरण से आती हैं पृथ्वी की ओर, जिस त्वरण से भी आती है पृथ्वी की ओर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की डिफिनेशन लिखी हुई है, सभी वस्तुओं को पृथ्वी जिस त्वरण से अपने केंद्र की ओर खींचती है, क्या करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, G बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड। ये हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब गुरुत्वीय त्वरण तो पढ़ लिया। अब देखिए, जो अब ऊर्ध्वाधर जो गति होगी, वर्टिकल जो मोशन होगा, वो दो कंडीशन में होगा। जब वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए, जब क्या किया जाए, वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए, और एक बार क्या किया जाएगा, जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए, ठीक है, जब एक बार वस्तु को ऊपर फेंका जाए और एक बार वस्तु को नीचे फेंका जाए। अब जब एक बार वस्तु को नीचे जब फेंका जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है, ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो वहां पर जो गति के समीकरण में क्या चेंजेस आएंगे, बस कोई चेंज नहीं आएगा। जहां त्वरण ए लिखा हुआ वहां पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण G हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 क्या बन जाएगा, V बराबर U प्लस GT। दूसरा बन जाएगा, अब देखिए, अब फेंका जा रहा है, यहां तो दूरी ऐसे चल रहा था, इसलिए हम दूरी ले रहे थे। अब ऊपर से जब फेंका जाएगा तो वहां ऊंचाई आएगा ना, ऊपर से फेंका गया या नीचे से फेंका गया तो कितना ऊंचा फेंका गया, कितना नीचा फेंका गया, इसलिए यहाँ पर यच की जगह पे क्या आ जाएगा, यच आ जाएगा। यच बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन समीकरण आएंगे जब वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाएगा, नीचे की ओर गिराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाए, अब वस्तु को ऊपर फेंका जाए, अब जब ऊपर फेंकेंगे तो देखिए क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है, वस्तु पृथ्वी क्या करती है, अपने केंद्र की ओर खींचने लगती है वस्तु को। जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध काम कर रहे हैं भाई। अब पहले क्या कर रहे थे कि नीचे गिरा तो गुरुत्वीय त्वरण के साथ ही गिर रही थी, अब जब हम ऊपर फेंके तो गुरुत्वीय त्वरण के हम विरुद्ध काम किए ना, विरुद्ध काम कर रहे हैं, मतलब उसका अपोजिशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जो जब विरुद्ध काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, G की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि वो ऊपर फेंक रहे हैं और G क्या करेगा, नीचे खींचना चाहेगा, तो इसके विरुद्ध काम कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऊपर की ओर फेंकने पर V बराबर क्या होगा, U माइनस GT, V बराबर U माइनस GT, H बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH। मतलब बस इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण में माइनस का निशान लग जाएगा जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो कंडीशन क्या बनती है, देखिए दो कंडीशन है। एक बार हम पृथ्वी से जब कोई वस्तु को ऊपर से फेंक रहे हैं, नीचे की ओर आ रहा है, तो उसमें जब पृथ्वी से टकरा रही है तो उसका अंतिम वेग, जब पृथ्वी से टकराने का वेग क्या होगा, ठीक है। और एक बार हम लोग क्या उसमें निकालेंगे, समय। देखिए, पृथ्वी से टकराने का वेग, यदि h ऊंचाई से जब फेंका जा रहा है, किसी चीज को गिराया जा रहा है, तो वहां से पृथ्वी से टकराने का वेग क्या होगा, आपको क्या पृथ्वी से टकराने का वेग क्या होगा। अब देखिए, ऊपर से किसी चीज को गिराया जा रहा है तो शुरुआत में उसका वेलोसिटी मतलब वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, शुरुआत में 0 ही तो होगा। यहां से ऐसे रखा है, ऐसे गिराया, ठीक है, ऐसे गिराया तो क्या है, यहां पर तो 0 ही हुआ ना, ठीक है।
अंतिम वेग पूछा है, तो प्रारंभिक वेग यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया, प्रारंभिक वेग यहाँ से 0 हो गया, और बचा क्या, अब समीकरण देख लीजिए, कौन सा समीकरण पे काम करेगा, वेग दिया हुआ, अंतिम वेग हमको निकालना, ऊंचाई दी हुई है और प्रारंभिक वेग 0 है, ये पता है, तो हमें कौन सा समीकरण काम करेगा, ये वाला समीकरण काम करेगा, v² बराबर u² प्लस 2gh, यही तो काम करेगा, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी है, ये वेग हमको निकालना है, ये वेग का मान 0 ही हो गया है, ठीक है। तो v² बराबर u² प्लस 2gh गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है। तो यहां से ये का तो मान 0 हो गया, v² बराबर 2gh बचा, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, ठीक है। ये आपका वेग निकल के आ जाएगा, v बराबर अंडर रूट 2gh, ठीक। अगर देखिए वेग का अनुपात दिया हो और ऊंचाई का अनुपात पूछे, क्या दिया हो, वेग का अनुपात दिया हो और ऊंचाई का अनुपात पूछे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, अंडर रूट h के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h है, तो v1 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, अंडर रूट h1 के होगा, और v2 अंडर रूट h2 के होगा, और इन दोनों को भाग कर देंगे, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, इन दोनों को भाग कर देंगे तो क्या, v1 बाई v2 बराबर अंडर रूट h1 बाई h2, कुछ कांस्टेंट, अगर जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो v1 बराबर kh अंडर रूट h1 हो जाएगा, और v2 बराबर क्या हो जाएगा, k अंडर रूट h2, जब इन दोनों को भाग करेंगे तो k से कट जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट h1 अपॉन h2, ठीक है। तो अगर हमसे इस तरह से, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि दो वेगों का अनुपात हमको दिया हो और ऊंचाई का अनुपात पूछ ले, तो आप किससे निकाल लेंगे, v1 बाई v2 बराबर अंडर रूट h1 बाई h2 से निकाल लेंगे। अगर ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा और वेग का अनुपात पूछेगा तो जस्ट उसका अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक कंडीशन ये होगी, एक चीज ये हो गई कि वेग, अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग होगा अंडर रूट 2gh होगा। अब पृथ्वी से टकराने का समय, अब जब यहां से छोड़ा गया तो वेग तो पता चल गया, अब इसमें यहां से वहां तक जाने में कुछ समय भी तो लगेगा, समय भी लगेगा, तो जब समय लगेगा तो उसमें अब देखेंगे कि हमें क्या क्या पता है, h पता है, u पता है, v पता है, ये तीन जो चीज पता है, और टाइम नहीं पता, टाइम में निकालना है, तो क्या करेंगे। अब देखिए टाइम इस वाले समीकरण में, तीसरे समीकरण में तो टाइम है नहीं, इस वाले में h है ut प्लस हाफ gt², इसमें क्या नहीं है, इसमें देखिए इसमें तो सब कुछ मिल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए ऊपर v बराबर अंडर रूट 2gh, क्योंकि अंतिम वेग भी तो हमें पता चल गया है कि जब टकरा रही है वस्तु पृथ्वी से तो उस समय वेग क्या अंडर रूट 2gh है, तो v बराबर गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस gt, ये निकाल लेंगे, ये करेंगे, u क्या हो गया, 0 हो गया, v बराबर क्या हो गया, gt, यहाँ से टाइम t निकालेंगे, t बराबर v बाई g, और v का मान क्या है, अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh, यहाँ से ये g से ये g कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट g खाली बचेगा, तो t बराबर अंडर रूट 2h बाई g हो जाएगा, ठीक है। t बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h बाई g, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो g होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट g इंटू अंडर रूट g, अभी अंडर रूट g तो एक अंडर रूट g से कट जाएगा, तो इसलिए बचेगा t बराबर अंडर रूट 2h अपॉन g, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम जिस तरह से इसको किया गया है, t किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर h के प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट h के, इसे t1 बाई t2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट h1 अपॉन h2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब टाइम का और वेग दोनों का जो अनुपात होगा, अनुपात अगर हम निकालना चाहें v1 अपॉन v2, देखिए तीनों में रिलेशन अगर निकालना चाहें, v1 अपॉन v2 बराबर t1 अपॉन t2 बराबर अंडर रूट h1 अपॉन h2, ठीक है। ये तीनों में रिलेशन आएगा, कोई भी दो दिया रहेगा तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछ ले, अगर इसको यही दिया रहेगा तो ये दोनों निकल जाएगा, ये दिया रहेगा तब भी ये दोनों निकल जाएगा, और ये दिया रहेगा तब भी ये दोनों निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नोट पॉइंट है, देखिए जो प्रारंभिक वेग का मतलब क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि कहाँ कहाँ पर वेग, प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो कुछ पॉइंट हम लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 होगा, जब किसी वस्तु को छोड़ा जाए, किसी वस्तु को गिराया जाए, छोड़ा जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, या गिराया जाए, छोड़ा जाए, गिराया जाए, ठीक है। विरामावस्था से चले, मतलब पहले रुकी थी, विरामावस्था का मतलब विराम में है, मतलब रुकी हुई है, फिर चलना शुरू करे, तो शुरुआत में जब रुकी हुई है तो वहां पर प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। विरामावस्था से चले,
स्वतंत्रता पूर्वक गिरे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरे मतलब ऐसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ऐसे इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया है तो भी तो क्या होगा यहाँ जीरो, स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तब भी जीरो होगा। फेंका जाए, किसी वस्तु को फेंका जाए, फेंक दिया, देखिए फेंका तो क्या हुआ, फेंका तो अगर उसका वेग नहीं दिया है, किस वेग से फेंक रहे हैं तब प्रारंभिक वेग, अगर नहीं दिया है, कोई वेग नहीं दिया तो वो तब वहां पर वेग क्या होगा, जीरो होगा। फेंका जाए और फेंकने का वेग ना दिया हो तो वहां पर प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो होगा। नहीं तो अगर वेग दिया रहेगा तो वो प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो यू कहाँ जीरो होगा, इन 4-5 पॉइंट जो है इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन में इसी से ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं पार्ट 2 में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा, और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।